हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता क्लासेस में। डिस्कस करेंगे भाई आज हमारी क्लास 12 की सोशियोलॉजी के बारे में। विनोद जी रियली वेरी गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे हैं सभी को रियली वेरी गुड इवनिंग। नंदिनी जी रियली वेरी गुड इवनिंग। सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आज हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि पहला चैप्टर भी है। और किसी भी चीज को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेना बेहतर रहता है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है भाई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बीच में आप सब अपने माइक ऑन करके यू कैन डिस्कस वट एवर यू वांट। अगर कोई भी दिमाग में डाउट हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है भाई। सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई सोशियोलॉजी होती क्या है। आवाज आ रही है भाई सभी को? आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? चलिए आप सब चाहें तो अपना माइक ऑन करके जो भी चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। बस यू जस्ट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है भाई, फ्रॉम देयर। तो चलिए देखते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में बात करनी है हमें। बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि भाई हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, और लिखा भले इंग्लिश में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो हम हिंदी में करेंगे, डिस्कस भी हिंदी में करेंगे, तो दोनों के लिए हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बड़े बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है भाई, भारतीय समाज का परिचय, ये है मेनली हमारी जो थीम है जिसके बारे में बात करनी है। पर इस थीम पर चलने से पहले ये तो देख लें कि पढ़ना क्या है क्लास 12 में। ठीक है भाई, क्लास 12 की सोशियोलॉजी में पढ़ना क्या है ये तो देख लें। तो देखते हैं जरा क्या स्टडी करना है हमें क्लास 12 की सोशियोलॉजी में। देखिए हमारे पास दो बुक्स है हमारी। पहली तो है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज, और दूसरी बुक है हमारी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। दोनों बुक में आप देखोगे कहीं ना कहीं समाज जरूर आ रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट है समाज शास्त्र उसमें भी समाज आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी में सोसाइटी तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले सवाल तो यही होता है कि आखिर ये सोशियोलॉजी क्या है। 11th में पढ़ा होगा आप सबने। और उसी के साथ साथ ये सवाल आता है कि सोशियोलॉजी तो हमें समझ आ गया कि सोशियोलॉजी क्या है, दूसरा सवाल ये आता है कि भाई सोसाइटी क्या है। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है। देखिए दो बच्चे, दो में नहीं बल्कि तीन लोग हैं हमारे साथ, गुरप्रीत सिंह जी, नंदिनी जी और विनोद जी। किसी को अगर कोई भी आइडिया हो तो अपना माइक अनम्यूट करके सबसे पहले तो मुझे यही बताओ, 11th में पढ़ा होगा आपने कि सोशियोलॉजी है क्या, फिर बताना कि सोसाइटी क्या, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सभी को पता होगा। डरने शर्माने वाली कोई जरूरत नहीं है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। गलती करोगे तभी आगे जाकर सीखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आंसर। आपको क्या करना है, जो आपको पता है वो बता देना है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जो भी दिमाग में है, ताकि जब आप बताओगे तभी तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे जब आपको आंसर मिलेगा। तो फटाफट से बताइए, किसी को आइडिया है भाई क्या मतलब होता है सर, सोशियोलॉजी? सामाजिक संबंधों का अध्ययन सोशियोलॉजी है। चलिए जी, तो गुरमीत जी ने बताया कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही सोशियोलॉजी है। बहुत सही है भाई, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। और बताइए, और किसी को आइडिया? और किसी को कोई आइडिया है भाई, व्हाट इज सोशियोलॉजी? चलो ठीक है, कुछ आइडिया हमें हो गया। अच्छा ये बताओ, किसी को ये पता है कि सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी क्या होती है भाई, सोसाइटी का आइडिया है? सोसाइटी किसे कहा जाता है? सोसाइटी यानी जो हमारा समाज होता है, समाज का मतलब क्या होता है, समाज किसे कहा जाता है? जहाँ पर मनुष्य मतलब अपने काम वगैरह रह के करता है वो समाज है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं जरा अब एक एक करके, जैसा कि गुरप्रीत जी ने बताया उसी को देखते हैं। देखिए सोसाइटी यानी कि हमारा समाज, समाज है क्या? तो सोसाइटी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं। ठीक है भाई, इसे मैं अभी हिंदी में भी बताऊंगा तो चिंता ना करें। लिविंग टुगेदर एंड हैव सेम, और सेम ना लिख के हम लिख सकते हैं हैव कॉमन रूल्स एंड लिविंग स्टाइल। रूल्स लिख सकते हो, रूल्स, कल्चर एंड लिविंग स्टाइल। तो अगर इसे हम देखें तो देखो समाज क्या है, हमारा ऐसे लोगों का समूह जो कि साथ में रहते हैं, और उनके क्या होते हैं, एक सामान्य नियम, संस्कृति, और उसी के साथ साथ क्या होते हैं भाई, जीने का तरीका होता है। तो आपसे कोई पूछे कि समाज क्या होता है, तो अगर आप अपने समाज को देखें आसपास तो आपको एहसास होगा कि भाई ये लोगों का समूह, कुछ लोग क्या है साथ में रह रहे हैं। अब वो साथ में रह रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या है, देखो
जो लोग वो साथ में रह रहे हैं उनके कुछ सामान्य नियम है, ठीक है भाई, कि ये करना है और ये नहीं करना है। उसी के साथ साथ उनका जो कल्चर है वो भी सेम है, यानी उनकी संस्कृति लगभग क्या होती है, समान होती है। और उसी के साथ साथ उनके जीवन जीने का तरीका क्या होता है, एकदम समान होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा समाज होता है वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि साथ में रहते हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ साथ उनकी संस्कृति, उनका जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने के नियम क्या होते हैं, समान होते हैं। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। तो हमें समाज समझ आ गया कि समाज क्या है। समाज ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और जिनके जीवन जीने का तरीका, उस जीवन जीने के नियम और साथ ही साथ संस्कृति क्या होती है, समान होती है। अब बात आती है सोशियोलॉजी क्या है, यानी कि समाज शास्त्र क्या है। तो समाज शास्त्र का मतलब क्या है, देखो सोशियोलॉजी जो है, ठीक है भाई, सोशियोलॉजी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है भाई। एक तो सोशियस होता है और इसी के अलावा लॉजी बोल सकते हो या लॉगस बोला जाता है बेसिकली, ठीक है भाई। तो सोशियस और लॉजी, आपने बहुत सारे विज्ञानों के पीछे लॉजी लगा हुआ देखा होगा, जैसे बायोलॉजी देखा होगा, साइकोलॉजी देखा होगा, एंथ्रोपोलॉजी देखा होगा, आप सोशियोलॉजी देख रहे हो। तो लॉजी का मतलब तो सिंपल सा ही होता है, स्टडी, ठीक है। और सोशियो का मतलब क्या होता है भाई, समाज या सोसाइटी। तो इससे शाब्दिक अर्थ से हम देखें तो जो हमारा समाज शास्त्र है उसका मतलब हो जाता है समाज की स्टडी, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर स्टडी अबाउट आवर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो जब भी हम क्या करते हैं भाई, अपने समाज का अध्ययन करते हैं, अपने समाज के बारे में जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो अब ये भी हमें क्लियर हो गया कि समाज का अध्ययन क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र कहलाता है। और समाज क्या होता है भाई, समाज होता है हमारा ऐसे लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं और जिनका कल्चर, जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने के नियम क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। तो ये अब हमें समझ आ गया। क्या सोशियोलॉजी को कुछ और भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। देखो सोशियोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो क्या अध्ययन करता है, एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक प्राणी के रूप में एक व्यक्ति का अध्ययन करता है। सामाजिक प्राणी का मतलब कि एक ऐसा प्राणी जो समाज में रहता है, उस सामाजिक प्राणी के रूप में किसका अध्ययन करता है भाई, एक व्यक्ति का। तो सोशियोलॉजी बेसिकली अ साइंस हु स्टडीज अ ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग, ठीक है भाई। तो समाज शास्त्र क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। देखो एक व्यक्ति की दो अलग अलग लाइफ्स होती हैं, एक आपकी पर्सनल लाइफ है और एक आपकी सामाजिक लाइफ है। ऐसा होता है या नहीं होता है, बताओ। एक तो आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ होने का मतलब आपका जो व्यक्तिगत क्षेत्र है, आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, ठीक है। और दूसरी क्या है, आपकी सामाजिक लाइफ है, जिसके अंदर आप समाज से जुड़े होते हो। तो आपके उस सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है कौन, अध्ययन करता है भाई, सोशियोलॉजी, ठीक है भाई। तो इसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कहेंगे, पहली बात तो ये कह सकते हैं कि समाज का अध्ययन ही क्या है, सोशियोलॉजी है। यानी वह विज्ञान जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड यू कैन से कि भाई एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन, कि सामाजिक प्राणी के रूप में वो कैसा, पर्सनल वो कैसा, इससे हमें लेना देना नहीं है। समाज में वो कैसा है, समाज में किस प्रकार से रहता है, सामाजिक प्राणी के रूप में कैसा है, इस बात का अध्ययन करता है कौन, सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी क्लियर हो जाती है भाई। सोशियोलॉजी से कोई समस्या बताओ, हाँ या ना बोलो भाई फटाफट। सोशियोलॉजी क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि क्लियर ही होगी सबको। चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे को सोशियोलॉजी में पढ़ना क्या है क्लास 12 के अंदर, ठीक है भाई। सोशियोलॉजी में अगर हम देखें तो जो हमारी पहली बुक है वो कौन सी है, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। इसमें हम भारतीय समाज से जुड़ी विभिन्न विभिन्न चीजों के बारे में बात करेंगे। हर चैप्टर का नाम देखेंगे, उस चैप्टर में जो चीजें समझने वाली है उन्हें आज ही समझेंगे, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है भाई। तो देखते हैं जरा, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। भारतीय समाज से हमारा क्या मतलब है, भारतीय समाज से हमारा मतलब है कि उन सभी लोगों का समूह जो भारत के अंदर रहता है। तो बेसिकली इस बुक में हम मेनली उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो भारत में रहते हैं, इसी को भारतीय समाज बोला जाता है। देखो एक व्यक्ति अलग अलग समाज का हिस्सा भी होता है, यह आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। किस तरीके से, देखिए जैसे कोई एक व्यक्ति है, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू समाज का हिस्सा, ठीक है। अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी भाषी समाज का भी हिस्सा, ठीक है। अगर वो दिल्ली में रहता है तो उस क्षेत्र का एक समाज होगा, उसका हिस्सा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर वो भारत में रहता है तो भारतीय समाज का हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से एक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग समाजों का हिस्सा भी होता है। अगर वो राजपूत है तो राजपूत समाज का हिस्सा,
ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग समाजों का हिस्सा होता है। हम उन अलग अलग समाजों के बारे में बात ना करके इस बुक में बात करेंगे भारतीय समाज के बारे में। तो जो आपकी पहली बुक है, इट इज अबाउट इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज के बारे में है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 1 शुरू होता है वो शुरू होता है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज एक परिचय, जिसका डिस्कशन आज हमें करना है। और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में भाई, हमारे सिलेबस के बारे में। ठीक है भाई, सो इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज एक परिचय। इसमें क्या है, इसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय समाज में है क्या क्या, भारतीय समाज की क्या खासियतें हैं। आज का तो हम पूरा सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि क्लास 12 की सोशियोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। देखिए बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे नॉर्मली ये करते हैं कि सोशियोलॉजी को इजी सब्जेक्ट समझते हैं, जो कि वो है। ठीक है, पर गलती ये करते हैं कि सोशियोलॉजी को इजी सब्जेक्ट समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और बाकी के जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगर आप सिविक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर या इंग्लिश के अंदर अगर 100% मेहनत करते हो, ठीक है, तो आपके 98 95 आ पाते हैं। ठीक है, अगर आप यही मेहनत, इसकी आधी मेहनत भी अगर सोशियोलॉजी में करो तो बहुत अच्छे से आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी सोशियोलॉजी की, तो आप क्या कर सकते हो और बेहतर तरीके से चीजों को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमें करना क्या, अप्रोच ये होनी चाहिए कि जितना हम ध्यान बाकी सब्जेक्ट पे देंगे, उसमें से अगर आप 50% ध्यान भी सोशियोलॉजी पे दोगे, तो इससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा किसके मुकाबले, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ऐसा क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो आपका एक जाना पहचाना सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी को आप बचपन से जीते हुए आ रहे हो, इस समाज के अंदर ही जीते हो ना भाई सब। तो सोशियोलॉजी को, अपने समाज को सब बचपन से जानते हो, इससे रिलेट करना आसान होगा, समझना आसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी अपने कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, और उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दो। यानी जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब के लिए आपको एक पर्टिकुलर भाषा में उनका जवाब लिखना होता है, अगर आपको क्या चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। सोशियोलॉजी के साथ ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी सामान्य भाषा में भी जवाब लिख कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सोशियोलॉजी के ये फायदे हैं, इसी वजह से अगर आप इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले 70% मेहनत भी करोगे तो बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर मार्क्स आएंगे इसमें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से समझ लो, जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक उस रास्ते पे चलने में मजा नहीं आएगा। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है, किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि क्या स्टडी करना है हमें। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज एक परिचय। तो भारत के समाज का परिचय लेंगे भाई, इसके अंदर हम भारतीय समाज को समझेंगे कि भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हमारा भारतीय समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ है, किन किन भागों में बटा हुआ है, इस भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, जाति क्या होती है, धर्म क्या होती है, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 2, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो अगर आप में से किसी के पास भूगोल है, यानी कि ज्योग्राफी है, तो डेफिनेटली उसे जनसांख्यिकीय के बारे में तो पता ही होगा कि जनसांख्यिकी क्या होती है, यानी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है भाई, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर सामाजिक संस्था क्या होती है, वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, आपको अच्छा खासा आइडिया होगा, और अगर नहीं भी है तो हम देख लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। विषमता क्या होती है, सामाजिक विषमता क्या होती है, और बहिष्कार क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सांस्कृतिक विविधता क्या होती है, और फिर देखेंगे कि उस सांस्कृतिक विविधता की वजह से चुनौतियां कैसे पैदा होती है, क्या क्या समस्याएं पैदा होती है। ठीक है भाई, इसके बाद जो हमारी सेकंड बुक है वो आ जाएगी, कौन सी भाई, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या क्या हुए हमारे समाज में, फिर देखेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या क्या हुए, देन देखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण समाज में क्या क्या विकास और परिवर्तन आया है। साथ ही साथ देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज में क्या क्या परिवर्तन आया और क्या क्या विकास हुआ है।
ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज यानी भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन को समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई भूमंडलीकरण क्या होता है, फिर देखेंगे सामाजिक परिवर्तन को, ठीक है। उसके बाद जनसंपर्क साधन और जनसंचार के बारे में बात करेंगे और लास्ट में सामाजिक आंदोलन को समझते हुए आज की जो हमारी क्लास होगी वो फिनिश होगी और आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, भारतीय समाज एक परिचय, यानी ये क्या होने वाली है, इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है आपकी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भारतीय समाज की संरचना कैसी है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या है, भारतीय समाज में किस प्रकार से भारतीय समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ है, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गई, लैंग्वेज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कैसे कैसे बटा हुआ है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ये बंटवारा हुआ क्यों, इस बंटवारे का परिणाम क्या हुआ, इस बंटवारे के कारण क्या थे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना का मतलब क्या है, किसी को ये पता है कि भाई जनसांख्यिकी क्या होती है? कोई आइडिया है किसी को? बताओ फटाफट से एक बार। सर जनसंख्या का अध्ययन करना जनसांख्यिकी है। बिल्कुल सही है भाई। अगर हम थोड़ा सा इसे चेंज कर दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या का उसकी विशेषताओं के, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना क्या है भाई, जनसांख्यिकी है। आप बिल्कुल वो भी बोल सकते हो कि जनसंख्या का अध्ययन करना जनसांख्यिकी है, और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जनसंख्या का उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई, जनसांख्यिकी कहलाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं तो आप एक उदाहरण ले सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें कि जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए अगर हम उसकी आयु संरचना निकालें, ठीक है भाई, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ रेट निकालें कि भाई वृद्धि दर क्या है, ठीक है भाई, उसके अंदर लिंग अनुपात निकालें यानी कि सेक्स रेशियो निकालें, तो इस तरीके से इन सब विशेषताओं के आधार पर जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो यही जो ये पूरी स्टडी होती है इसे हम क्या कहते हैं भाई, जनसांख्यिकी कहते हैं, ठीक है भाई। तो जनसांख्यिकी का मतलब क्या है, एक जनसंख्या का, एक क्षेत्र की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना। कौन कौन सी विशेषताएं, आयु संरचना हो गई, लिंग अनुपात हो गया, जनसंख्या की वृद्धि दर हो गई, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई। तो इन सब के आधार पर जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं क्षेत्र की जनसंख्या का, तो वो क्या कहलाती है भाई, जनसांख्यिकी कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, यानी हम भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को समझेंगे, यानी भारतीय समाज किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, किस धर्म के कितने लोग हैं, किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, किस कार्य क्षेत्र में कितने लोग हैं, जन्म दर कैसी है, मृत्यु दर कैसी है। तो ये सब हम भारत के संदर्भ में समझेंगे ताकि आपको भारतीय समाज का एक आइडिया हो सके और उसके बाद आप आगे की चीजों को क्या कर सको, रिलेट कर सको। तो शुरुआती आपकी यहीं से ही होगी, यानी जो शुरुआत होगी वो यहीं से ही होगी कि आपको शुरुआत में ये समझना पड़ेगा कि भारतीय समाज के अंदर किस प्रकार के लोग हैं, किस धर्म, किस जाति, किस व्यवसाय से वो बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, और इन सभी से संबंधित बातें हम करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, सामाजिक संस्थाएं। किसी को पता है भाई सामाजिक संस्थाएं क्या होती है? सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सामाजिक संस्थाएं किन्हें बोला जाता है, ये तो क्लास 11 का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। बताइए किसी को आइडिया है तो। किसी को भी आइडिया नहीं है भाई? देखिए सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, सामाजिक संस्थाएं समाज में बनाया गया एक ऐसा समूह होता है जो विभिन्न रूपों में कार्य करता है, ठीक है भाई। जैसे समाज के लोग होते हैं तो समाज के लोग समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के नियम, कायदे, कानून और ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे कि भारतीय समाज में शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था भाई? ताकि भारतीय समाज ठीक प्रकार से फंक्शन कर सके, जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो कर सके। पर समय के साथ साथ वो वर्ण व्यवस्था क्या थी, दमनकारी हो गई, शोषणकारी हो गई, ठीक है भाई। उससे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, ये समस्या आई। वरना उसको जो बनाए जाने का जो कारण था वो तो सही था। कुछ लोग मानते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने को ऊपर रखने के लिए उसे बनाया था वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। मान सकते हैं ऐसा, नहीं भी मान सकते, ये सबकी सोच के ऊपर है, ठीक है। बट जैसा कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हम यही मानकर चलेंगे कि उन्होंने अच्छे इंटेंशन से बनाया था, पर समय के साथ साथ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, अपने से नीचे वालों का शोषण किया। हम ये मानकर चलेंगे कि उसे इसीलिए बनाया गया था ताकि हर व्यक्ति के लिए उसका काम निश्चित हो सके और एक पर्टिकुलर काम करते हुए वो अपना कर्तव्य निभाते हुए क्या करे भाई, समाज में अपना योगदान दे। तो वो जो वो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, क्यों बनाई थी? कि समाज का हर व्यक्ति जो अपना काम करेगा, ठीक है, जिससे समाज अच्छे से चलता रहेगा। तो ये एक सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्था ऐसे नियम होते हैं
ठीक है भैया, ऐसे समूह होते हैं जिन्हें समाज के कल्याण के लिए बनाया जाता है। जैसे आपकी वर्ण व्यवस्था हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, ठीक है, उसी के साथ साथ परिवार का जो गठन किया जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे परिवार के बारे में, पढ़ेंगे भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में, पढ़ेंगे भारत की जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है, इनकी कमियों के बारे में जानेंगे, इनकी खासियतों के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और दो टर्म्स में पढ़ेंगे, निरंतरता और परिवर्तन। निरंतरता और परिवर्तन का यहाँ पर मतलब क्या है? निरंतरता का मतलब है कि जो कंटिन्यूअसली अभी भी चल रही है, ठीक है भाई, क्या क्या कंटिन्यूटी है। तो इसका मतलब है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इन सामाजिक संस्थाओं में अभी भी वैसी की वैसी ही कंटिन्यू है, यानी अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ठीक है, चैप्टर समझ आएगा ना तो और बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर चैप्टर का नाम समझ आएगा तो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो इसी वजह से सामाजिक संस्थाओं की निरंतरता, यानी वो कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं की खासियतें हैं जो अभी भी बनी हुई है, और परिवर्तन का मतलब कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो समय के साथ साथ बदल गई हैं। जैसे जाति व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो जाति व्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी समान है। ठीक है भाई, कि भाई ऊंची जाति माना जाता है, इसे नीची जाति माना जाता है, कई क्षेत्रों में इससे शादी पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे कई मामले आपने देखे होंगे आज के दौर में भी। ठीक है, शहरों में ऐसा कम होता है पर गांव के क्षेत्र के अंदर ऐसा आपने ज्यादा देखा होगा। ठीक है, तो ये प्रभाव अभी भी है, यानी ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूटी है, यानी ये निरंतरता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें शहरी क्षेत्रों में, जो पहले छुआछूत वगैरह हुआ करता था कि भाई इसका ये नहीं करना, दूसरी नीची जाति के लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना, सेम जगह से पानी नहीं पीना, वो सब खत्म हो चुका है। तो हमें यही पढ़ना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो निरंतर बनी हुई हैं अभी भी निरंतरता के अंदर, और ये पढ़ना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है भाई, तो ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, सामाजिक संस्थाओं की वो चीजें जो अभी भी बनी हुई हैं और वो चीजें जो परिवर्तित हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में। बाजार क्या होता है भाई, बाजार की डेफिनेशन पता है क्या किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज अ मार्केट? बाजार किसे कहा जाता है? बताओ, किसी को कोई आइडिया है भाई बाजार किसे कहते हैं? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ खास मुश्किल नहीं है। बाजार का मतलब क्या है, बाजार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बेचने वाले और खरीदने वाले आपस में मिलते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, बताइए। सर, जहाँ वस्तुओं का क्रय और विक्रय हुआ करे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, बाकी जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं और वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं। ये भी सही है और वो भी सही है जो आपने बताया। ठीक है, तो वो बाजार कैसे एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। देखो, आपको लगता होगा कि बाजार सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह है, पर अगर आप कभी गौर करेंगे ना तो बाजार से भी आपको सामाजिक संरचना के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, समाज सिर्फ जाति या वर्ण व्यवस्था में ही नहीं बटा हुआ है, समाज अमीरी और गरीबी में भी बटा हुआ है। ठीक है, आपने मुख्य रूप से देखा होगा कि जो बाजार के मिड क्षेत्र होते हैं, यानी जो बिल्कुल मेन जगह होती है बाजार की, वहां पर हमेशा अमीर लोगों की, बड़ी जाति वालों की दुकानें होती हैं जिनके पास खूब पैसा है। ऐसे गांव के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके अलावा जो छोटे बाहर के क्षेत्र होते हैं जहां पर इतनी व्यवस्था नहीं होती है, उस बाजार के अंदर वहां पर छोटे छोटे हॉकर्स वगैरह होते हैं, रेडी वाले होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में क्या है, बंटवारा है। इससे संबंधित एक उदाहरण भी पढ़ेंगे हम इसमें, एक क्षेत्र के बाजार का, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कैसे बाजार जो है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है, यानी बाजार से कैसे हमारे समाज के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आएगा हमारा पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, यानी कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। अच्छा, मुझे ये बताओ सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? इनइक्वालिटी तो समझते ही होगे सब, इनइक्वालिटी किसे कहा जाता है? किसी को आइडिया है भाई, बताइए। सामाजिक विषमता यानी कि भाई आपकी
आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आप एक बार रिपीट करेंगे? सर रंग रूप भेदभाव करना। तो विषमता जैसा कि बताया कि रंग रूप या विशेषताओं के आधार पर क्या करना भाई, भेद करना। ठीक है, एक तो ये हो गई, पर वो तो भेदभाव हो गया। विषमता का मतलब क्या होता है कि कोई किसी से बड़ा है और कोई किसी से छोटा है, इसे विषमता बोलते हैं। यानी समाज की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अन्य वर्गों से बड़ा और एक दूसरा वर्ग अन्य वर्गों से छोटा हो जाता है, उसे सामाजिक विषमता बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमीरी और गरीबी के बारे में, ठीक है भाई, तो अमीर वर्ग जो है वो समाज के अंदर उसको सभी संसाधन मिलते हैं। ठीक है भाई, जिस वजह से वो समाज में क्या होता है, एक अच्छी स्थिति में होता है, उच्च स्थिति में होता है, उसके पास लगभग सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एक गरीब वर्ग होता है, ठीक है भाई, गरीब वर्ग एक इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता है, उसके पास सभी संसाधन नहीं होते हैं। तो ये सामाजिक विषमता है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर समाज का एक वर्ग तो ज्यादा प्रभावशाली होता है और एक वर्ग क्या होता है भाई, इतना प्रभावशाली नहीं होता। अब बात आती है बहिष्कार क्या होता है भाई। बहिष्कार पता है किसी को क्या होता है? एक्सक्लूजन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। बहिष्कार क्या होता है भाई? सर किनारे कर देना। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, किनारे कर देना, किसी व्यक्ति को बिल्कुल समाज से क्या करना, किनारे कर देना, किसी को बाहर कर देना। आपने अगर कोई पुरानी मूवी वगैरह देखी हो तो उसके अंदर क्या होता था, नॉर्मली ऐसा बोला जाता था कि भाई हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, यानी हमारे को समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, गांव निकाला दे दिया जाएगा, शहर निकाला दे दिया जाएगा। ये सब बातें आपने बहुत सुनी होंगी। तो उसका कहीं ना कहीं मतलब यही होता था कि समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी समाज से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तथ्य को अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बहिष्कार का मतलब होता है कि समाज के एक वर्ग को समाज से बाहर निकाल देना। ठीक है भाई, क्या करना, समाज के एक वर्ग को समाज से बाहर निकाल देना या फिर किनारे कर देना, जैसा कि आपने बताया। तो इसी को बोला जाता है बहिष्कार। तो इस 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी सामाजिक विषमता और बहिष्कार के बारे में, कि कैसे हमारे समाज में सामाजिक विषमता और बहिष्कार की स्थिति है और ऐसा क्यों है। सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि स्थिति है या नहीं है, पर साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, कि क्यों आखिर हमारे समाज में क्या है, सामाजिक विषमता हमारे को देखने को मिलती है। सर तो फिर ऐसा आता है, गलत काम करने पे होता है ना, हाँ जी, गलत काम करने पे होता है ना जातियों के द्वारा। क्या आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? ऐसा तो गलत काम करने पे होता है ना, जैसे जातियों में अलग कर देते हैं गलत काम हाँ करने हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गलत काम करने पर नहीं कह सकते हम। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम करने पर जो जाति के नियमों के विरुद्ध होता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पुराने दौर में क्या होता था कि कोई कुम्हार है। ठीक है भाई, अब ये नियम था कि जो वो जिस जाति से बिलोंग करता है वो वही कार्य करेगा। ठीक है, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर वो कुम्हार ना बनना चाहकर पढ़ाई करना चाहे, ठीक है, या कोई और कार्य करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था। और अगर वो काम करेगा तो उसे समाज से निकाला दे दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, क्योंकि वो समाज के नियमों को नहीं मान रहा। अब मुझे एक बात बताओ, एक कुम्हार के लड़के का पढ़ाई करना गलत है क्या? नो सर। ठीक है, और क्योंकि वो गलत नहीं है तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कुछ गलती होने पर निकाला जाता था, पर हम ये कह सकते हैं हाँ, कि उस दौर में जो जाति संबंधित नियम बने होते थे, ठीक है, उनको ना मानने पर क्या किया जाता था, उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था या बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि सांस्कृतिक विविधता क्या होती है, किसी को पता है क्या? सर अलग अलग मतलब देश और मतलब धर्म के लोगों का अलग अलग रहन सहन होता है भाई, सांस्कृतिक विविधता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और किसी को आइडिया है? और किसी को आइडिया है भाई सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? देखो, सांस्कृतिक विविधता उस स्थिति को कहा जाता है जब एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, तो कहा जाता है कि भाई इस क्षेत्र में क्या है, सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। संस्कृति क्या होती है, पहले संस्कृति समझो, तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी समझ आएगी। संस्कृति का मतलब क्या होता है भाई?
कि एक पर्टिकुलर समुदाय यानी एक विशेष समुदाय के जीवन जीने का तरीका और उसके जीवन जीने के नियम, ये मिलकर क्या बनाते हैं भाई, संस्कृति बनाते हैं। तो लोगों के समूह का जीवन जीने का तरीका और उनके जीवन जीने के नियम क्या कहलाते हैं भाई, उस समूह की संस्कृति कहलाते हैं। और जब ऐसे अलग अलग संस्कृति वाले बहुत ज्यादा समूह एक क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या पैदा होती है, सांस्कृतिक विविधता पैदा होती है। यानी बहुत सारे क्षेत्र के लोग, बहुत सारे अलग अलग समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में आ जाए तो सांस्कृतिक विविधता पैदा होती है। ये बात समझ आ गई। अब बात आती है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां क्या हो सकती हैं। देखो, सांस्कृतिक विविधता की कई चुनौतियां हो सकती हैं, ठीक है। इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं, आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में देखते भी हो। कैसे देखते हो कि नॉर्मली अगर आप समझने की कोशिश करो तो एक तरफ अभी जैसे हम दिल्ली की बात करें, शहर की बात करें, तो शहरों में क्या होता है कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं, पर सबकी जो इच्छाएं होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें तो मुस्लिम्स के लिए मांसाहार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जो हिंदू होते हैं उनके लिए मांसाहार करना या फिर नॉन वेज होना एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उन दोनों समुदायों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति को मांसाहार से कोई समस्या नहीं है, दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, ठीक है। तो इस विविधता की वजह से ये चुनौती पैदा होती है कि कैसे दोनों को संतुष्ट किया जाए, ठीक है। एक तरफ जहां एक समुदाय के लिए कोई काम सही है, वहीं दूसरे समुदाय के लिए कोई काम गलत हो सकता है। और इसी के बीच में सामंजस्य बिठाना, इसी के बीच में कॉपरेशन को लेकर आना चुनौती होती है। और यही पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या सांस्कृतिक चुनौतियां हैं हमारे देश में। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं बोले जाती हैं, कितने सारे धर्म है। मेजर धर्म तो हमारे यहाँ पर 4 से 5 है, पर उसके अलावा भी छोटे छोटे धर्म है, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी जनजातियां, और सबकी अलग अलग मान्यताएं। तो इन सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, ये एक चुनौती का काम है, ठीक है। और इसी वजह से इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा कि कैसे भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता एक चुनौती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी पहली बुक खत्म हो जाएगी। और पहली बुक खत्म करने के बाद हम कहाँ चलेंगे भाई, अपनी सेकंड बुक की तरफ, जिसका नाम क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, यानी कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए देखते हैं जरा कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में। इसमें हमें देखो, बुक के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हमें इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि समय के साथ साथ भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और भारतीय समाज का किस प्रकार से विकास हुआ है। यानी भारतीय समाज में आए परिवर्तनों और भारतीय समाज के हुए विकास के बारे में इस बुक में मुख्य रूप से हम क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा। पहला है हमारा संरचनात्मक परिवर्तन, यानी भारतीय समाज की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए। संरचना का मतलब भारतीय समाज किससे बना है भाई। भारतीय समाज मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हिंदू समाज है, ठीक है भाई, वो किससे बना है, वो वर्ण और जातियों से बना है, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं भाई, वर्ण वर्ण जो होते हैं वो क्रमानुसार व्यवस्थित होते हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित होने का मतलब है कि भाई एक वर्ण ऊपर होता है, एक वर्ण नीचे होता है, और इस तरीके से वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा उच्च माना जाता है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, और उनके बाद उनके नीचे कौन आया करते थे, जो जिन्हें हम चांडाल वगैरह नॉर्मली बोलते हैं, अछूत की कैटेगरी में जिन्हें रखा जाता है, वो आया करते थे। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे, देन क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र। जातियों में भी ऐसा ही होता है कि कुछ जातियां उच्च मानी जाती हैं, कुछ नीची मानी जाती हैं। तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि पुराने जमाने में तो ऐसा चलता था, हमने देखा है, ठीक है। तो उनमें समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आया है, ये हम पढ़ेंगे कि वर्तमान दौर में ये जातीय व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था अभी भी चल रही है या फिर खत्म हो चुकी है, या इसकी क्या स्थिति है, इस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2, कल्चरल चेंज, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है भाई। अब हमने इस संरचना के बारे में बात कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि समाज या फिर हमारी संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आया है, ठीक है भाई, जिसे हम नॉर्मली भारतीय संस्कृति कहकर बुलाते हैं। उस संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आया है। संस्कृति में परिवर्तन आने का मतलब हमारे जीवन जीने के तरीके, अभी बताया था ना संस्कृति क्या होती है। संस्कृति क्या थी भाई, जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने के नियम। इसमें भी यही पढ़ेंगे भाई कि संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आया, यानी जीवन जीने के तरीके और जीवन जीने के नियमों में क्या क्या
परिवर्तन आया है, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अपने चैप्टर 2 के अंदर, जिसका नाम क्या है भाई, कल्चरल चेंज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाई, ये वाला हो गया। देन हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। ठीक है भाई, लोकतंत्र क्या होता है ये बताओ, ये तो पता ही होगा सबको, सिविक्स तो होगी ना भाई सबके पास। देश को चलाने के लिए जो मतलब कायदे कानून बनाए जाते हैं, लोकतंत्र होता है भाई। अच्छा, और किसी को आइडिया? लोगों का मतलब, लोगों का शासन, लोगों का शासन, बिल्कुल सही है। लोगों के लिए, लोगों द्वारा। और किसी को आइडिया भाई लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा जनता पे शासन। हाँ बिल्कुल सही है भाई, जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र होता है। ठीक है, और कोई बताना चाहे? चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, आप में से किस किस के पास सिविक्स है? मेरे हाँ जी, पास है। आपके पास है, और यानी सबके पास ही होगी, वैसे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो लगभग सब पे ही होगी। तो भारतीय लोकतंत्र के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और उसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस भी करना है कि भाई भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए, हमारा संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी को संविधान तो बन गया, उसके अंदर लिख दिया कि भाई भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, संसदीय शासन प्रणाली चलेगी, प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, और इस तरीके से राष्ट्रपति सबको चुना जाएगा। समस्या थी कि इसे लागू कैसे कराएं भाई, इसे प्रैक्टिकल कैसे करें। उस दौर में जो था हमारे देश के अंदर, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या थी, कि पहली बात तो उस समय संचार के साधन नहीं थे। आज जो भी घटना घटती है आपको एक पल के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंटरनेट के थ्रू पता चल जाती है, टीवी के थ्रू पता चल जाती है, रेडियो के थ्रू पता चल जाती है। पर उस दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना कुछ था। ठीक है, पत्रिकाएं हुआ करती थी, पत्रिका या अखबार वगैरह। ठीक है, अगर पत्रिका या अखबार वगैरह होते थे, ठीक है, तो उन्हें पढ़ने के लिए लोग क्या थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। ठीक है, और क्योंकि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें जानकारी कैसे दे कि भाई देश के अंदर चुनाव होने वाले, और देश में चुनाव होने पहली बार थे। और पहली बार थे तो उन्हें ये समझाना भी था कि भाई देश में चुनाव होंगे कैसे, चुनाव होते क्या है, चुनाव करना किसका है। ठीक है, तो इतने सारे अनपढ़ लोगों को, सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे उस दौर में, यानी 100 में से सिर्फ 16 लोग। तो सोचो बाकी के जो 84 लोग थे, उन सबको ये समझाना कि लोकतंत्र होता क्या है, चुनाव होंगे, आपको एक व्यक्ति को चुनना है, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो प्रधानमंत्री को चुनेगा, कितना मुश्किल काम था। ठीक है, पर फिर भी हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, हार नहीं मानी। पूरी दुनिया ने बोला कि भारत में लोकतंत्र नहीं चलेगा। ठीक है, पर हमारे देश के नेताओं ने आगे बढ़कर क्या किया भाई, हर चुनौती का सामना किया, लोगों को ट्रेंड किया, फिर वो उन लोगों ने जाकर प्रचार किया, लोगों को बताया, और इस तरीके से भारत में लोकतंत्र आया। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा तो करना ही था, ऐसा करना जरूरी नहीं था। भारत से अलग होकर जो पाकिस्तान बना था, ठीक है भाई, पाकिस्तान उस समय दो बने थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। उन्होंने यही कहकर लोकतंत्र को कुछ दिन के लिए डिले कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, जो लोग हैं वो इतने शिक्षित नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम चुनाव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सोचो अगर उस दौर में भारत के नेताओं ने समझदारी से लोकतंत्र की स्थापना ना की होती, तो शायद हमारा हाल भी आज पाकिस्तान जैसा होता, शायद। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वहां सैन्य शासन आया, फिर लोकतंत्र आ ही नहीं पाया कभी। अभी वहां पर लगता है कि लोकतंत्र है, पर ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं सैन्य शासन है। तो इस तरीके से उसी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जिसे हमने इतने लंबे समय में क्या किया है, मेहनत कर कर हासिल किया है। ठीक है, और उसी इंडियन डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय समाज की संरचना उस डेमोक्रेसी को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर होने वाले चुनावों में जाति या धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है या नहीं रहता? सभी को पता है कि रहता है ना? जाति और धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी सामाजिक संरचना हमारे देश में स्थित लोकतंत्र को शक्ति देती है या उसे कमजोर बनाती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटीज। जो ग्रामीण समाज है उसमें हुए विकास और परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। अब हमारे देश में भी तो दो प्रकार के समाज है ना भाई, एक कौन सा, एक शहरी समाज है, और एक कौन सा है, ग्रामीण समाज है। ठीक है भाई, अब जो शहरी समाज है, शहरी समाज किसको कहेंगे, जो शहरों के अंदर रहता है। ग्रामीण समाज किसको कहेंगे, जो गाँव के अंदर रहता है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे समय के साथ साथ ग्रामीण समाज यानी गांव में रहने वाले लोगों और उनके समूह में क्या क्या परिवर्तन आया है, और किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, इस बारे में बात करेंगे।
ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का मतलब है कि उद्योगों की वजह से जो समाज विकसित हुआ है। ठीक है भाई, धीरे धीरे हमारे देश में बहुत सारे उद्योग विकसित हुए आजादी के बाद, 1947 के बाद। वरना पहले अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज एक सिंपल सा काम करते थे, वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। ठीक है, यूरोप में उद्योग वगैरह होते ही थे, वहां से बनी हुई चीजें लाके बाद वापस भारत में बेच दिया करते थे। तो हमारे देश में कभी उद्योग विकसित हुए ही नहीं। तो 1947 के बाद जब हमारे यहाँ सब ये व्यवस्था खत्म हुई, तो धीरे धीरे हमारे देश की सरकार ने देशीय उद्योगों पर क्या दिया, ध्यान दिया, जिससे हमारे देश में बड़े स्तर पर उद्योग विकसित हुए। तो उन उद्योगों के विकास की वजह से जो समाज पनपा, चाहे वो मजदूरों का समाज हो, चाहे उद्योगपतियों का समाज हो, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और उसका कैसे विकास हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है भाई ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। किसी को पता है भाई वैश्वीकरण क्या होता है? बताओ भाई फटाफट, कुछ आइडिया है वैश्वीकरण के बारे में? वैश्वीकरण का एक सिंपल सा जो मतलब होता है वो होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। जैसे अभी हमारा भारत है, तो भारत में बाहर की कंपनियां आती हैं और भारत में क्या करती हैं भाई, व्यापार करती हैं, अपना सामान बेचती हैं। तो यानी हमारा भारत उन कंपनियों के देशों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी कंपनियां भी बाहर जाकर अपना सामान बेचती है। तो इसी को बोला जाता है क्या, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ना, ताकि बाहर से कंपनियां आकर और हमारे देश से बाहर जाकर व्यापार कर सके। तो भूमंडलीकरण की वजह से हमारे देश में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आए, क्या क्या स्थितियां बदली हैं, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मास मीडिया और कम्युनिकेशन। मास मीडिया का मतलब क्या होता है भाई, जनसंचार। ठीक है भाई, और जो जनसंपर्क के नए नए साधन आए हैं पिछले 20 वर्षों में, अगर आप देखो तो इन साधनों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इन संसाधनों में विकास होने का मतलब क्या है कि जैसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, आजादी के समय क्या था, सिर्फ पत्रिकाएं होते थे, ना रेडियो वगैरह थे, ना टीवी वगैरह थे। ठीक है, तो इन सब का बहुत ज्यादा अभाव था। ठीक है, अगर होते भी थे तो बहुत कम लोगों के पास होते थे। मोबाइल होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत समय बाद आया। उस दौर से इस दौर तक अगर आप देखें तो आज आपके पास सभी संसाधन है। आपके पास मोबाइल भी है, तभी आप वीडियो देख पा रहे हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके घर पे टीवी भी होगा, इंटरनेट का एक्सेस भी है, और इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतने सारे न्यूज के प्लेटफॉर्म। तो जानकारी पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया आजकल। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि जनसंपर्क और जनसंचार के साधनों ने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया है, बदला है, बहुत ज्यादा परिवर्तित किया है। तो उन जनसंपर्क और जनसंचार के साधनों की वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है, क्या चीजें बदली है, उसी के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट में आता है हमारा सामाजिक आंदोलन। किसी को पता है भाई सामाजिक आंदोलन क्या होता है? कोई आइडिया? जैसे समाज में किसी बात को लेकर आंदोलन किया जाना, उस बात का विरोध हाँ बिल्कुल करना। सही, बिल्कुल सही। तो समाज से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर क्या करना, आंदोलन करना। देखो, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पे करोगे तो पर्यावरणीय आंदोलन। ठीक है, समाज से जुड़े मुद्दे पे करोगे तो सामाजिक आंदोलन। राजनीति से जुड़े मुद्दे पे करोगे तो राजनीतिक आंदोलन। तो समाज से जुड़े किसी मुद्दे पर क्या करना भाई, आंदोलन करना। समाज से जुड़े किसी मुद्दे के आधार पर आंदोलन करना, उस मुद्दे के लिए आंदोलन करना, क्या कहलाता है भाई, सामाजिक आंदोलन कहलाता है। तो सामाजिक आंदोलन का मतलब बेसिकली वह आंदोलन जो समाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में क्या किए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जैसे हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन हो गया। समाज की गलत नीतियों का विरोध करना। ठीक है, इसे इसके अलावा एक सती प्रथा विरोधी आंदोलन चला था आजादी से भी पहले, है ना। सती प्रथा का जो विरोध किया गया था। तो ये सब, ये जो आंदोलन, चिपको आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन भी है और इसी के साथ साथ एक पर्यावरणीय आंदोलन भी है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित भी था। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन में क्या था भाई, आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने आंदोलन किया था किसके विरोध में, ताड़ी के विरोध में, कि भाई जो ताड़ी बेची जा रही है। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन किया गया था। सती प्रथा के अंदर क्या किया गया था भाई, सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये सब समाज की जो कुरीतियां हैं, जो समाज की कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए ऐसी मांगे की जाती हैं और इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें दूसरी बुक के अंदर आपके पास 8 चैप्टर हैं और पहली बुक के अंदर आपके पास कितने चैप्टर हैं भाई, 6 चैप्टर हैं। अब मुझे ये बताओ, सबको अच्छे से समझ आ गया या कोई डाउट है? यस सर, समझ आ गया। सो एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन?
बताइए। चलिए भाई, नो तो आई डाउट। होप कि सब एकदम क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो आज हमने अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है कि भाई हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है, यानी पूरे सिलेबस के अंदर क्लास 12 की सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से कल हम पहले चैप्टर के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो कंटिन्यू सेशंस को ज्वाइन करना है, जिससे क्या हो कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सके। जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि लाइटली नहीं लेना है सोशियोलॉजी को। बाकी सब्जेक्ट से अगर आप आधी भी मेहनत करोगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स ले आओगे। तो जब फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों बेकार में मेहनत करनी, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर मेहनत करो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा कम एफर्ट करके भी करोगे, ठीक है, क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा, और आप सब कंटिन्यूअसली क्लासेस क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। 30% जो रिड्यूस सिलेबस है उसे हम रिड्यूस करके ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैंने आपको समझा दिया है सब। जो 30% नहीं आएगा उसे हम रिड्यूस करके ही पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। समझा दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस आपको क्लास 12 की सोशियोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है भाई। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।